Hello everyone, now we will start chapter 9 Forces and Laws of Motion. So first we will discuss about force. A force क्या होता है? In everyday life we observe that some efforts are required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स रिक्वायर होते हैं और ऐसे ही किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना पड़ता है. तो दीज एफर्ट्स क्या होते हैं? मस्कुलर एफर्ट, दैट मीन्स कि वी पुश हिट और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन. कि हम किसी ऑब्जेक्ट की जो चेंज जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने के लिए मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं और ये मस्कुलर एफर्ट या तो पुश होता है, हिट होता है या फिर पुल होता है. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स है वो किसके ऊपर बेस है? कि पुश, पुल और हिट के ऊपर. तो डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज any action which causes pull, hit or push on a body is called force. कि कोई एक्शन जो किसी बॉडी के ऊपर पुल, पुश या हिट करता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. अब ये एक्शन क्या हो सकता है? एफर्ट भी हो सकता है. द इफेक्ट ऑफ फोर्स आर, अब फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं? कि जब आप किसी बॉडी को हिट करते हो, पुल करते हो या पुश करते हो तो उस बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी. कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो जब आप फोर्स लगाओगे तो वो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है. अ फोर्स कैन स्टॉप ऑफ मूविंग बॉडी, किसी मूविंग चलती हुई बॉडी को फोर्स स्टॉप कर सकता है. चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, किसी जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है और स्पीड चेंज कर सकता है. ऐसे ही शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, बैलेंस जैसे आप किसी सी सॉ पे बैठते हैं तो अगर दोनों तरफ जो वेट इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड वेट. तो ऐसे यहाँ पे जो बैलेंस्ड फोर्सेस होता है वो क्या होता है? कि व्हेन द नेट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो. कि जब किसी बॉडी के ऊपर जो जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सब का जो नेट इफेक्ट होगा, जो टोटल इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो. तो देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस फोर्सेस. तो वो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी. और जो बैलेंस फोर्स होंगी वो क्या करेंगी? सिर्फ जो बॉडी का शेप होगा उसके अंदर वो चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये आपने दिया एक वुडन ब्लॉक. तो वुडन ब्लॉक क्या है? ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक स्ट्रिंग टाई की हुई है, ऐसे ही दूसरी स्ट्रिंग टाई की हुई है. तो स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी. तो जो स्ट्रिंग ए पे इधर भी फोर्स लग रहा है और बी पे भी इधर फोर्स लग रहा है. जब आप ए और बी स्ट्रिंग को पुल करते हो विद इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? कि इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है. तो जब आप इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो तो जो ब्लॉक होगा वो मूव नहीं करता या फिर चेंज नहीं करता इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. क्योंकि इनिशियली ये क्या है? ब्लॉक रेस्ट पे है तो ब्लॉक इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इट डजंट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. तो इन सब फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस फोर्स डज नॉट चेंज द फॉलोइंग फंक्शन, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन. कि जो बैलेंस फोर्सेस है वो ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट ना ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है. कि वो जिस भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है वो सिर्फ उसकी शेप को चेंज करता है. दैट डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और आइदर स्टेट ऑफ मोशन. नाउ द सेकेंड टाइप इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो when the net effect produced by a number of forces acting on a body is non-zero. कि जो नेट इफेक्ट होगा नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है? नॉन ज़ीरो. बैलेंस के केस में क्या है? ज़ीरो. तो अब नॉन अनबैलेंस के केस में क्या है? नॉन ज़ीरो. मीन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है. तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो मूवमेंट भी किस डायरेक्शन में होगी? जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लग रहा है.
then the forces are said to be unbalanced forces. The unbalanced forces cause a change in the state of rest or a uniform motion of a बॉडी की जो अनबैलेंस फोर्सेस है वो चेंज किस में करते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको किस में कर देते हैं, मोशन में, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी के अंदर भी चेंज क्रिएट करते हैं. लुक एट दिस फिगर, दिस इज अ रेफ्रिजरेटर और ये एक बॉय है. ये क्या करता है, इसको रीलोकेट करना चाहता है. इस जो रेफ्रिजरेटर है इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहता है. तो स्टार्टिंग में अगर वो फोर्स लगा रहा है F1, और ये क्या है F इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, की जो फ्लोर और जो रेफ्रिजरेटर के बीच में जो फोर्स है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. ऐसे ये क्या है, फोर्स. तो इनिशियली जो फोर्स लगा रहा है वो इतनी नहीं है कि उसको जो रेफ्रिजरेटर को मूव कर सके. तो इस केस में क्या आएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है और जो आप अप्लाई कर रहे हैं जो बॉय वो क्या है, कम. तो मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही, लेकिन एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ग्रेटर देन अ applied force. Now in second case, if the force applied by this boy is greater than the frictional force between floor and refrigerator, यानी जो F2 है वो greater than है F. इसका मतलब क्या है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो मूव करेगा इन दिस डायरेक्शन. तो जब वो मूव करता है तो जब रेफ्रिजरेटर मूव कर रहा है तो जो स्टेट ऑफ इनिशियली स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन है वो किस में चेंज होगी, स्टेट ऑफ मोशन. और जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है उसी डायरेक्शन में रेफ्रिजरेटर की मूवमेंट हो रही है. Second example is in a tug of war, when one of team suddenly releases the rope, then unbalanced force acts on the other team due to which it falls backwards. कि जो टग ऑफ वार होता है, जो रस्साकसी होता है, उसके अंदर एक टीम क्या होती है, सडनली रिलीज कर देती है रोप को. तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करती है सेकेंड टीम के ऊपर, जिसकी वजह से वो सारे बैकवर्ड फॉल करते हैं. So to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. तो unbalanced force कब required होती है, जब किसी मोशन ऑब्जेक्ट को मोशन या एक्सेलरेट करना है मोशन को किसी ऑब्जेक्ट की, तो unbalanced force is required. Thank you.